अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीव विद आयशा। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1 के अप्रोचेस टू पीस के सेकंड पोर्शन यानी इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन देख लेते हैं। द बॉडी ऑफ लीगली बाइंडिंग रूल्स दैट गवर्न्स रिलेशंस अमंग स्टेट्स एंड अदर ग्रुप्स एंड दैट ऑल्सो इंक्रीजिंगली प्रोवाइड्स राइट्स फॉर इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू स्टेट्स। एक और डेफिनेशन अगर हम लोग देखें विलियम डी कॉपलिन ने दी है। इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया है। इंटरनेशनल लॉ इज एन इंस्टीट्यूशनल डिवाइस फॉर कम्युनिकेटिंग टू द पॉलिसी मेकर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स अ कंसेंसस ऑन द नेचर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। तो इस तरह हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है? एक रूल्स, लीगली बाइंडिंग रूल्स की एक बॉडी है और ये स्टेट्स के और बाकी जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, बाकी ग्रुप्स होते हैं, उनके आपस के रिलेशंस को गवर्न कर रही होती है और इंडिविजुअल्स को राइट्स प्रोवाइड कर रही होती है। इंडिविजुअल्स के इन रिलेशन टू देयर स्टेट्स जो राइट्स होते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल्स को उनकी स्टेट्स ने राइट्स प्रोवाइड करने होते हैं, इंटरनेशनल लॉ उनको गवर्न कर रहा होता है और इंडिविजुअल्स को वो प्रोवाइड करवा रहा होता है। अगर हम लोग एवोल्यूशन देखें इंटरनेशनल लॉ की कैसे हुई, तो इंटरनेशनल लॉ शुरू से ही हम लोगों को फोर्थ और फिफ्थ बीसी मिलेनियम यानी कि जो अर्ली एजेस थी उस टाइम पीरियड से ही हम लोगों को इंटरनेशनल लॉ के कुछ एलिमेंट्स नजर आते हैं जो स्टेट्स ने आपस के रिलेशंस को गवर्न करने के लिए बनाए हुए थे। लेकिन ऐसा ऐसा इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व होता गया और लॉज थे जो कि ज्यूज ने और ग्रीक्स ने स्टैब्लिश किए हुए थे। उसके बाद ऐसा ऐसा हम देखते हैं तो लॉ ज्यादा इवॉल्व होना शुरू हो गया और हम लोगों को रोमन्स की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नजर आती है। रोमन्स ने वॉर एंड पीस के लॉज दिए थे। ज्यादा इन्होंने जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट बताया था कि जस्ट वॉर क्या होती है। रोमन्स ने ये बात कही थी कि अगर कोई रोमन टेरिटरी के ऊपर बगैर किसी रीजन के अटैक करने की कोशिश करेगा तो रोमन्स उसको रिटेलिएट करेंगे, ये फिर एक जस्ट वॉर होगी। इसके अलावा अगर कोई रोमन्स के साथ की हुई ट्रीटी को वायलेट करेगा तो रोमन्स बदले में उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, ये फिर एक जस्ट वॉर होगी। या फिर अगर कोई रोमन्स का एलाय है और उसने रोमन्स की किसी एनिमी स्टेट को असिस्ट किया तो रोमन्स उस एलाय के ऊपर अटैक कर लेंगे, ये फिर एक जस्ट वॉर होगी। उसके बाद देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता साथ ही साथ फिर 17वीं सेंचुरी के अंदर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हो जाती है और फिर यूरोपियन स्टेट्स के अंदर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बेस के ऊपर वो जो नेशन स्टेट सिस्टम के 5 प्रिंसिपल्स ओरिजिनेट हुए थे वो इंटरनेशनल लॉ के एवोल्यूशन में फर्दर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद 18वीं सेंचुरी के अंदर हम लोग को 3 स्कूल्स ऑफ थॉट मिलते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ की कंट्रीब्यूशन में फर्दर पार्ट प्ले किया। इनमें पॉजिटिविस्ट, नेचुरलिस्ट और ग्रोटियंस थे। ग्रोटियंस, हुगो ग्रोटियस के नाम से हुगो ग्रोटियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है। जहां तक हम लोग पॉजिटिविस्ट की बात करें, पहले नेचुरलिस्ट की बात करते हैं। नेचुरलिस्ट ये कहते हैं कि मोरालिटी की बेस के ऊपर लॉज डिराइव करने चाहिए। नेचुरलिस्ट ये कहते हैं कि नेचर की तरफ से डिवाइनली हम लोगों को कुछ ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स दे दिए गए हैं और वही लॉज होने चाहिए। जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये मॉरली हर किसी को पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, या फिर किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। तो कोई दूसरा कि किसी दूसरी एम्पायर का या किसी दूसरी स्टेट का इंडिविजुअल है तो उसको हम लोग को हार्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बाय नेचर हम लोग को मॉरलिटी ये स्टैब्लिश हुई हुई है। तो ये कहते हैं कि इस मॉरलिटी के बेस के ऊपर सोच के रीजनिंग करके लॉज स्टैब्लिश किए जाए। जहां तक पॉजिटिविस्ट की बात है, ये कहते हैं कि लॉज स्टैब्लिश किए जाएं लेकिन लॉज में कंसेंसस होना चाहिए, लॉज में सबकी कॉन्सेंट होनी चाहिए। और जब बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्टेट्स एक लॉ को कॉन्सेंट दे दे तो फिर उनको उस कॉन्सेंट के साथ बाइंड होना चाहिए। यानी कि जब वो कॉन्सेंट दे देंगी तो वो कोई ट्रीटी साइन करेंगी ना, तो फिर ये कहते हैं पैक्टा सर्ट सर्वेंडा, यानी कि एग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट इन गुड फेथ। तो पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं कि कंसेंसस की बेस के ऊपर, कॉन्सेंट की बेस के ऊपर लॉज स्टैब्लिश होने चाहिए। और जहां तक ग्रोटियंस की बात है, ग्रोटियंस ने पॉजिटिविस्ट और नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को कंबाइन कर दिया और बीच की बात की। उन्होंने ये कहा कि वो जो नेचर ने लॉज दिए हुए हैं उनकी बेस के ऊपर फिर कंसेंसस करके फिर लॉज स्टेब्लिश किए जाए। यानी इन्होंने जो बात की वो इन दोनों को कंबाइन करके बात की। हुगो ग्रोटियस को, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन कौन से हैं। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाले पोर्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैट्यूट है, जो चार्टर है, उसके आर्टिकल 38 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ये 5 सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के, जिसमें सबसे पहला है ट्रीटीज और कन्वेंशन। ट्रीटीज और कन्वेंशन का क्या मतलब है? इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जो भी ट्रीटीज या कन्वेंशन स्टेट्स आपस में साइन कर लेती हैं तो वो ट्रीटीज उन स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग होती हैं।
और यही फिर सोर्स बन जाती हैं इंटरनेशनल लॉ का। इन्हीं को एज इंटरनेशनल लॉ अडॉप्ट किया जाता है। अगर इसी तरह के कोई सर्कमस्टांसेस हों जिसके अंदर इसी तरह के फैक्ट्स और फिगर्स हों, तो फिर उस तरह से जो ऑलरेडी किसी ने ट्रीटी करके कोई लॉ एस्टैब्लिश किया था, तो वही लॉ एज इंटरनेशनल लॉ अडॉप्ट कर लिया जाता है। दूसरा ये कहते हैं कस्टम्स, ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि स्टेट्स जनरली कर रही हों, यानी कि वो एक हैबिट बन जाए, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स उसको प्रैक्टिस कर रही हों और मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट उसको टैसिट अप्रूवल दे दें, यानी कि वो बाय रिटन या ओरली तो ना कहें कि ये एज अ लॉ हम लोग मान रहे हैं, बस वो बाय एक्ट कभी भी कोई भी स्टेट उसको ये ना कहे कि ये कोई चीज, ये काम इलीगल है या इसको नहीं होना चाहिए, बल्कि एज अ हैबिट सारी की सारी स्टेट्स उसको प्रैक्टिस भी कर रही हों और कोई भी स्टेट ये ना कहे कि ये इलीगल काम है या फिर इसको नहीं होना चाहिए, तो फिर इसको इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग लॉ में इंक्लूड कर दिया जाता है। इस तरह की हैबिट्स जो हैं वो कस्टम बन जाती हैं और फिर वो कस्टम एज अ लॉ अडॉप्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस, तो ये कहते हैं कि पहले जो सिविलाइज्ड नेशंस गुजरी, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि ग्रीक्स में या रोमन्स में इंटरनेशनल लॉ किस तरह से इवॉल्व होता गया, तो उन सारी की सारी सिविलाइजेशंस की कॉन्ट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ। तो कहा यह जाता है कि वो जो सिविलाइज्ड नेशंस थी, वो जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ प्रैक्टिस किया करती थी, उनको भी इंटरनेशनल लॉ के तौर पे अडॉप्ट किया जाए। चौथा सोर्स ये बताते हैं जुडिशियल डिसीजंस का, यानी कि अगर कोई एक मैटर जिसके ऊपर कोई जुडिशियल डिसीजन आई थी और उसके बाद दोबारा उसी तरह के सर्कमस्टांसेस और उसी तरह के फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कोई और ऐसा मैटर आया है जुडिशरी के पास जिसको सॉल्व करना है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो भी जुडिशियल डिसीजन था उस तरह के मैटर के ऊपर उसको देखा जाएगा और उसकी रोशनी में रहते हुए फैसला दिया जाएगा, यानी कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रूलिंग है या फिर डिसीजन है वो एज अ लॉ यहाँ पे सर्व करेगा। उसके बाद फाइनली ये कहते हैं ज्यूरिस्टिक वर्क्स, जितने भी रिनाउंड ज्यूरिस्ट्स हैं उनके जितने भी काम हैं, यानी कि उनकी लिखी हुई बुक्स, उनके रिसर्च पेपर्स, उनको एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ यूज किया जाएगा और उनमें से इंटरनेशनल लॉ को डेराइव किया जाएगा। इंटरनेशनल लॉ डिफरेंट जगहों पे अप्लाई होता है। इंटरनेशनल लॉ का स्कोप देख लेते हैं और फिर ये देखेंगे कि वही स्कोप किस तरह से एज एन अप्रोच टू पीस साबित होता है। इंटरनेशनल लॉ का अगर हम लोग स्कोप देखें तो इंटरनेशनल लॉ तकरीबन हर एक चीज को ही कवर कर रहा होता है। वी हैव लॉज रिलेटेड टू एवरी मैटर जो कि इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हो रहा होता है कोई भी काम। तो देखिए इंटरनेशनल लॉ को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग स्टेट्स की बात करते हैं। देखिए रिकॉग्निशन, अगर कोई स्टेट है, कोई नई स्टेट बनी है, जब तक उसको बाकी स्टेट्स रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी तो उसके तब तक वो किस तरह से ऑपरेट करेगी। तो इंटरनेशनल लॉ में रिकॉग्निशन, चाहे स्टेट की रिकॉग्निशन है चाहे गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन है, उसके बारे में लॉज मौजूद हैं जिनको फॉलो किया जा रहा होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो देखिए लॉज ऑफ सीज की जहां तक बात है, जितना भी वाटर मौजूद है अर्थ की सरफेस के ऊपर, कुछ स्टेट्स हैं जो उस वाटर के साथ अपने बॉर्डर शेयर करती है, यानी कि कुछ स्टेट्स हैं जो जिनका कोस्टल एरिया मौजूद होता है, कुछ स्टेट्स हैं जो बिल्कुल लैंडलॉक्ड होती हैं। तो जो कोस्टल स्टेट है उसका किस हद तक जुरिस्डिक्शन है उस वाटर के ऊपर और कितना वाटर है जो कि इंटरनेशनल वाटर है, और जो स्टेट्स लैंडलॉक्ड हैं उनका फिर इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर क्या क्लेम है, ये सब इंटरनेशनल लॉ डिफाइन करता है और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर फॉलो हो रहा होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इंटरवेंशन आर्टिकल यूएन चार्टर के आर्टिकल 2.4 और 2.7 के अंडर इंटरवेंशन कोई भी स्टेट किसी दूसरी स्टेट में नहीं कर सकती। हाँ, अगर सेल्फ डिफेंस हो तो फिर स्टेट किसी दूसरी स्टेट के ऊपर अटैक है उसमें इंटरवीन कर सकती है। उसके अलावा लॉज ऑफ वॉर, कि वॉर के अंदर किस तरह से इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की जहां तक बात है उनको किस तरह से फॉलो किया जा सकता है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं यूज किए जा सकते, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन राइट्स यही कहते हैं। तो फिर लॉज ऑफ वॉर, फिर अकॉर्डिंगली ह्यूमन राइट्स, या फिर एक स्टेट के अंदर भी किस तरह से ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व किया जाए। उसके अलावा पायरेसी या एजाइलम से रिलेटेड लॉज, पायरेट्स किसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, एजाइलम अगर किसी ने सीख करना है तो वो किस तरह से कर सकता है। एक्सट्रेडिशन, अगर हांगकांग क्राइसिस की बात करें तो हांगकांग क्राइसिस बेसिकली स्टार्ट ही एक्सट्रेडिशन से हुआ था। दोनों स्टेट्स में आपस में कोई एक्सट्रेडिशन बिल ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा था और एक वाकया हुआ था जिसके बाद से उनको ये लूप होल नजर आया था। तो इस तरह से एक्सट्रेडिशन के जो लॉज होते हैं कि अगर कोई एक स्टेट किसी एक स्टेट का इंडिविजुअल किसी दूसरी स्टेट में क्राइम कर लेता है तो फिर उसको किसने ट्रायल करना है। उसके अलावा डिप्लोमेटिक एजेंट से रिलेटेड जितनी भी इम्यूनिटीज हैं वो इंटरनेशनल लॉ ने स्टैब्लिश की हुई हैं। ट्रीटीज, अगर ट्रीटीज करनी है, ट्रीटीज कंक्लूड कैसे होंगी, ट्रीटीज टर्मिनेट कैसे हो सकती है, ट्रीटीज के साथ बाइंड किस तरह से रहना है, ये सारी चीजें इंटरनेशनल लॉ प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। उसके अलावा इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स किस तरह से सेटल किया जा सकता है, यूज ऑफ फोर्स कब की जा सकती है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को किस हद तक अलाउड है कि वो यूज ऑफ फोर्स करे। इस तरह से स्टेट सक्सेशन, स्टेट टेरिटरी, स्टेट
की जुरिस्डिक्शन और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के, यानी कि स्टेट को एज अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ समझ के जितने भी लॉज हैं वो सब के सब इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल लॉ ही प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग ये सारी की सारी चीजें देखें तो देखें हर एक चीज इसीलिए बनी हुई है, हर एक लॉ इसीलिए स्टैब्लिश हुआ है कि पीस स्टैब्लिश किया जा सके। तो इसीलिए हम लोग इसको अप्रोचेस टू पीस में पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल लॉ पीस को इंश्योर कराने का एक स्टेप है, पीस को इंश्योर कराने की कोशिश करता है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इसीलिए स्टैब्लिश किया गया। पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बनाई गई और उसके बाद ऐसा ऐसा आईसीजे बन गई। जब पीसीआईजे फेल हो गई तो फिर इंटरनेशनल लॉ इसीलिए स्टैब्लिश किया गया। और जैसे जैसे हम इसकी इवोल्यूशन देखते हैं वो इसीलिए देखते हैं कि क्योंकि वॉर्स बहुत ज्यादा हो रही थी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, तो उनको अवॉइड किया जा सके और लॉज स्टैब्लिश करके गवर्न किया जा सके मैटर्स को, और उनको पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए और पीसफुली सारे के सारे इंटरनेशनल अफेयर्स को चलाया जा सके। तो इंटरनेशनल लॉ के बारे में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गई होगी। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।